मैं इसी कुंडली के दूसरे चैप्टर के साथ आज शाम के कार्यक्रम में सुबह वाले कार्यक्रम को ही लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ मैंने बात कही थी सुबह के कार्यक्रम में कि ये कुंडली थोड़ी छोटी हो जाएगी और बीच में आ जाएंगे नवांश और ये रहा दशमांश। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी नवांश लग्न कुंडली से कमज़ोर नहीं होता और कभी भी दशमांश कुंडली के अध्ययन के बिना व्यक्ति के करियर और कर्म क्षेत्र के फल का कथन करना मुश्किल होता है। ये कुंडली मैंने सुबह में देख रखी है। अब मुझे देखना है यहाँ पे। आपको कभी भी हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ का जो लग्नेश है वो ये यहाँ कहाँ बैठा और वो जाकर के कर्म क्षेत्र के लिए कैसा लागू हो रहा है, कैसा परिणाम दे रहा है। तो शुक्र यहाँ मेहनत करवाते देखे जा रहे थे, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कराते हुए देखे जा रहे थे और यहाँ वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में यहाँ भी 9 नंबर में और यहाँ भी 9 नंबर में, यहाँ पे शुक्र वहीं पे जाकर के 6 नंबर में नीच के हो जा रहे हैं। मतलब परिणाम मेहनत करने के बाद या यश कीर्ति जो होना चाहिए, जो रिकॉग्निशन होनी चाहिए, वो देर से अवश्य शुक्र की दशा में मिल सकती है। लेकिन विवाह आदि का सुख, दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, भौतिकीय सुख, ये सब आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ पे देते देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो वर्गोत्तम हो रहे हैं और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति की पत्नी के पास धर्म और अनुभव दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पे इस भाव के अधिपति चंद्रमा यहीं पे मंगल और बुध के साथ बैठे हैं, जो कि लग्नेश और छठवें भाव के अधिपति होते हैं। ये आपके जीवन को कई बार पत्नी जो होती हैं वो कई सारे गुणों को धारण करने वाली होती हैं और उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। इस वजह से कई बार उनके पास इतने सारे दिव्य गुणों का जो होता है वो रख रखाव होता है कि आप उनको किसी भी तरीके से अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने साथ जोड़ करके भी अगर व्यक्ति को पत्नी के साथ आगे बढ़ना हो तो निस्संदेह ये चंद्रमा और राहु या मंगल का प्रभाव आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। शनि स्वग्रही गुरु मित्र की राशि में, लग्नेश नीच के पर नीच भंग, क्योंकि चंद्रमा यहीं बैठे हैं। केतु का प्रभाव आपको आधुनिक और अत्याधुनिक बनाने के साथ साथ रहस्यमयी बनाने के साथ साथ पत्नी को आपसे ज़्यादा अनुभवी बना देगा। और नवांश कुंडली में गुरु अच्छे हो रहे हैं, चंद्रमा अच्छे हो रहे हैं, मंगल भी ठीक हो रहे हैं, बुध भी अच्छे हो रहे हैं और कम से कम शुक्र भी ठीक हो रहे हैं, शनि भी अच्छे हो रहे हैं। लगभग सारे ग्रह जो यहाँ पे केंद्र में नहीं थे वो सब यहाँ पे केंद्र में आ रहे हैं। और गौर करिए, धन भाव खाली, तृतीय खाली, ठीक है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अगर देखेंगे तो अष्टम में यहाँ भी जा रहे थे, यहाँ भी पंचम में, षष्टम में, और ये जो स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी वाली बात दिखा रही है। मतलब आपको संतति और ग्रह मैत्री का मिलना, भकुट और वर्ण दोष का निश्चित रूप से अध्ययन अवश्य कर लेना होगा। यहाँ के जो सप्तमेश हैं यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, ये अच्छी बात होगी, क्योंकि केंद्र का ही अधिपति यहाँ पे केंद्र का और लग्न का अधिपति बना। यहाँ गुरु 12वें 8वें थे, यहाँ गुरु लग्न में आ गए। यहाँ जो है वो राहु मिथुन के बैठे थे और यहाँ पे राहु लग्न में आ गए। मंगल के बैठे हैं, इस वजह से गुरु के साथ तो वहाँ कमज़ोर यहाँ भी नहीं होंगे। मंगल की राशि में बैठने के कारण उनको बल थोड़ा कमज़ोर अवश्य मिलेगा। लेकिन कई बार व्यक्ति की पत्नी थोड़ा बहुत ना चाहने के बाद भी उनको झूठ बोलना पड़ता है, या आपके हिसाब से वो रणनीति बनाने वाली होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो स्थिति नवमांश में राहु की देख रहा हूँ, वक्री गुरु तो हैं ही और उन पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से कम वो आपको यहाँ भी खर्च में रखेंगे ही। व्यक्ति के पास खर्च हमेशा बना रहेगा। इस वजह से कुएं का धन है उसको बचा करके रखने का कोई मतलब नहीं है, उसको खर्च करते रहिए। हाँ, निश्चित रूप से राहु के साथ बैठें तो पत्नी थोड़ी एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंसिव होती है, मतलब उनको संभालना ज़्यादा मुश्किल होगा। चंद्रमा और बुध कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में आप लोग रहेंगे। बातचीत बंद नहीं होगा, बातचीत अच्छी होती रहती है और सैया सुख भी आपकी कुंडली में ठीक है, राहु के संपर्क में है। ऋण वगैरह लेकर के किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के लिए आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर किसी दूसरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लेना चाहें ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर था, ये बात याद रखने वाली है। इस वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा और अपने लेवल के बराबर ही आपको धन इकट्ठा करना चाहिए। और जैसे होता है ना, कई बार आप अपने काम के लिए नहीं पर दूसरों के काम के लिए कई बार धन आप ले लेते हैं और बाद में आपको वो चुकाना पड़ता है। तो ये स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। लग्न के अधिपति का यहाँ चतुर्थेश के साथ बैठना बहुत अच्छा। केंद्र में गुरु है तो संभालने वाली कोई बात ही नहीं है। और तीसरे भाव के अधिपति चतुर्थ में, यहाँ भी तीसरे भाव के अधिपति जो थे वो अष्टम में,
विपरीत स्थिति यहाँ पे ज़्यादा बन रही थी, यहाँ पे थोड़ी ठीक है। वैसे केंद्र बहुत अच्छा होगा, गुरु चंद्र योग में बहुत अच्छे हैं, यहाँ भी गुरु चंद्र का योग बड़ा बढ़िया बना है। एकादशवें भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, यहाँ पे लाभेश या पंचमेश जो है वो लाभेश और पंचमेश एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पे लाभ और पंचम के अधिपति शनि और सूर्य एक दूसरे से अलग थलग बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इस वजह से शनि और सूर्य की दशा आपके लिए नुकसानदायक थोड़े बहुत आरंभ में होने के बाद में चल करके वो ठीक हो जाए। आत्मबल कमजोर ना हो, पेट की परेशानी ना हो। और दूसरे नंबर पे एक बात कहूँ तो नक्षत्र के आधार पे तो सूर्य ज्येष्ठा में बैठे हैं तो पत्नी जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा तार्किक भी हो सकती हैं। चंद्रमा मंगल और बुध आश्लेषा में, इस वजह से तिकड़मी आप हैं, आपके पास ये बुद्धि बहुत अच्छी है। गुरु भरणी के बच्चे बैठे हैं, इस वजह से अनुभव बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही साथ व्यक्ति के पास ज्ञान का पक्ष है, दार्शनिकता, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म, अध्यात्म और चिंतन, मंत्र आदि पूजा पाठ वगैरह, धर्मार्थ और धर्म के लिए काम करने का भाव हमेशा बना रहेगा। चंद्रमा 20 डिग्री के हैं और मंगल 28 के, बुध 29 के, तीनों ढलान पे हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत शांति कभी कभी भंग होगी और दवाइयाँ घर पे आती रहेंगी। अपने पितरों को हमेशा ही खुश करते रहिएगा। पत्नी उस घर से लेके आइएगा जिसके घर में आसपास कोई या फिर उनके घर में बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त अचानक से ना होते हो, ये बात भी ध्यान वाली है। शनि स्वग्रही, चंद्रमा स्वग्रही, शुक्र बढ़िया भाव में, सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना भाग्य का योग बढ़िया बनता है। और सूर्य का द्वितीय भाव में जाना गंभीर और थोड़ी सत्यवादी पत्नी का योग बनेगा। हालांकि गुरु राहु के साथ हैं तो कई बार वो स्वार्थी भी हो सकती हैं और ना चाहते हुए भी कई बार उनको झूठ बोलना पड़ेगा परिवार को और समाज को दिखाने के लिए। ये बात आपकी कुंडली में नवांश की है। संतान वगैरह का पक्ष आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर है, कुंडली मिलाकर के विवाह करना चाहिए। वैसे आप लग्न से भी मांगलिक हैं और नवमांश कुंडली से भी चतुर्थ भाव में मंगल। हालांकि आपकी कुंडली चंद्रमा और मंगल में चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से मांगलिक है। दशमांश कुंडली में लग्नेश का नीच का होना ये ठीक नहीं है। अब ये यही आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को कमजोर कर रहा है। दशमांश कुंडली आपकी कमजोर बनेगी क्योंकि यहाँ पे बुध ठीक नहीं होंगे, गुरु चंद्रमा विदेश जाने का इशारा कर रहे हैं, शनि राहु के साथ व्यक्ति की कुंडली में करने लगेंगे तो फिर रेगुलरिटी आ जाएगी, पर आरंभ हमेशा कष्टदायक होगा। सूर्य मंगल के साथ है, अपडेट करिए और समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। आत्मबल कभी कमजोर नहीं और रिसर्च वाला क्षेत्र बहुत बढ़िया रहना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं, शनि राहु का संबंध है, खराब नहीं कहूँगा। हालांकि आपके पास अनुभव ज़्यादा है, आपकी उम्र से आपके पास अनुभव ज़्यादा है, ये बात भी मैं कह सकता हूँ। अब मैं आपको आपकी कुंडली में ग्रह के डिग्री के आधार पर उनका फलादेश करके बताता हूँ। सूर्य आपको हमेशा ही 100% परिणाम करेंगे, चंद्रमा आधा और मंगल भी आधा। बुध आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से भाग्य को बल देने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत, गणपति अथर्वशीर्ष या गणेश संकटनाशक। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, कई बार जो लोग मुझसे कुंडली नहीं दिखाते पर वो लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि मैं आपके उपाय करके मेरे काम हुए हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती है और ये सच में बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के ऊपर परमात्मा की कम से कम कृपा बरस रही है और ये वो बनी रही है, बहुत अच्छी बात है। तो बुध आपकी कुंडली में कमजोर होंगे, इस वजह से गणेश जी के मंत्रों का जब भी आपको करना चाहिए। गुरु के पास अनुभव है पर उसका लाभ आपको थोड़ा कम मिलेगा। शुक्र और शनि, राहु और केतु दशाओं में थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ जाएंगे। अब मैं आपको आपकी कुंडली में होरा कुंडली पे लेके आता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशाएं मेहनत करवाएंगी और धन देंगी। बाकी के जितने ग्रह हैं वो थोड़े शांति से बीतेंगे, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो गुरु। क्लियर है? मतलब शांति से बीते और चीज़ें ठीक निकल जाती हैं। अभी राहु है, आप लाजवर्त धारण किए हुए हैं अगर तो ठीक है, नहीं किए हैं तो उसको धारण कर लेना चाहिए। वैसे आप मोती भी पहन सकते हैं चंद्रमा के पास और सूर्य के पास। जो सूर्य की स्थिति यहाँ बनी है और जो चंद्रमा की स्थिति है, बिनसोपक बल में इन दोनों को बल बहुत बढ़िया मिलेगा। इस वजह से इस कुंडली में जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे वो एक वक्त पे आने के बाद सूर्य और चंद्रमा के मजबूत होने के कारण सारी चीज़ें समाहित होकर के मजबूत हो जाएंगी। हालांकि आपका रिकॉग्निशन थोड़ी देर से परिणाम करेगा। अगर राजनीति में जाना होगा तो निसंदेह थोड़े से कलुषित विचार वाले लोगों से बचना चाहिए। नियमबद्ध होकर के रहिए, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए। गीता जी का अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक ग्रंथों का दान करिए। जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ धार्मिक पुस्तकें दान कर दीजिए, गीता जी या फिर कुछ उनके पाठ्यक्रम की किताबें। वेद अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आपका दान बड़ा लाभ करेगा। कुछ अच्छी पुस्तकें जो उनके पाठ्यक्रम में शामिल होती हों। पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, MBA वगैरह की डिग्री ले सकते हैं। उच्च शिक्षा थोड़े बहुत व्यवधान के साथ आगे बढ़ेगी क्योंकि पंचमेश
अष्टम में है, हालांकि गुरु के साथ हैं तो पूरी हो जाएगी। दाम्पत्य में अगर विवाह करना होगा तो आपकी कुंडली के हिसाब से मकर और मकर लग्न मकर राशि बहुत अच्छी रहे। इसके साथ मेष लग्न मेष राशि, मिथुन लग्न मिथुन राशि और साथ ही साथ धनु लग्न धनु राशि। विवाह के लिए दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अतिरिक्त ये बात मैंने बताई। अब आपको मैं आपके विभिन्न चार्ट वर्ग चार्ट पे आता हूँ। D7 चार्ट जो मुझे दिखा रहा है उसके आधार पे आपकी कुंडली में संतति का करियर आपके कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा होगा और आपसे भी वो लोग ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट में आगे होंगे। सुख उनका बहुत अच्छा होगा, प्रेम बहुत अच्छा होगा और उनका एजुकेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ वो उनके भाग्य में थोड़ी बहुत कमजोरी कभी कभी देखने को मिल सकती है। इस वजह से उनसे आरंभ से ही धार्मिकता का प्रभाव उन पे रखिएगा। माता और पिता में से माता और पिता दोनों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। माता का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा। पिता थोड़े से मांसपेशियों और हड्डी के रोगों से प्रभावित और पेट के रोग से परेशान हो सकते हैं। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। कई बार सेकंड हैंड गाड़ी से भी काम चलाना पड़ेगा आरंभ में। हालांकि वैसे एक बात बता दूं तो आरंभ से ही कई बार व्यक्ति को मिल जाती हैं चीज़ें, आने से पहले ही वो उसकी चीज़ें उसके सामने तैयार होती हैं, मांगने से पहले ही उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो वैसे आपकी कुंडली में इसका योग है तो घबराने की बात नहीं है। अगर वाहन वगैरह लेना होगा तो बुध और शुक्र और चंद्रमा इन तीनों के अंतर्दशाओं में भी आप इस पर विचार कर सकते हैं। स्थिर चल अचल संपत्ति के लिए भी ये तीनों ही दशाएं आपके लिए लाभदायक होंगी। वैसे आपकी कुंडली में उपासना वगैरह क्षेत्र बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। आत्मबल आपका कमज़ोर ना हो इस बात पे विचार करते रहिएगा। अब एक बात आपकी कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पे मैं इसमें आके आपको बता दूँ कि आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में ग्रहों का प्रभाव कैसा है। अष्टक वर्ग में सबसे अच्छी जो स्थिति बनेगी उसके आधार पे आपकी कुंडली में सिंह और कन्या राशियाँ मतलब कि आपकी कुंडली में अच्छी बन रही हैं। और अभी के गोचर के हिसाब से या वर्ष कुंडली के आधार पे अगर बात कहूँ तो आपकी जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे वर्ष कुंडली में भी जो स्थिति बनेगी उसके आधार पे अभी ठीक है। दिसंबर के बाद थोड़े से योग बढ़ेंगे और मेहनत करने वाले भाव में आप जाएंगे और मेहनत करना होगा। कंपटीशन बढ़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो प्रभाव है और भी ज़्यादा निखर करके सामने आएगा। मतलब 22 के बाद 23 में, 21 के बाद 22 भर पूरा, 23 भर 24 से और भी अच्छे योग आपकी कुंडली में आएंगे। वर्तमान में मकर राशि से ही शनि का गोचर है, वो जब बदलेंगे तो आपके मन स्थिति में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के योग भी बनेंगे। वैसे गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली के आधार पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें वो खराब नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ठीक ही होंगे, चौथे के गुरु हो जाएंगे तो आगे और भी बढ़िया होगा। विवाह वगैरह के योग आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ तो गुरु की दशा में ही विवाह के योग बनेंगे। गुरु में मंगल आ जाए, गुरु में बुध आ जाए, गुरु में सूर्य आ जाए, गुरु में शनि आ जाए, आप विवाह आराम से कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।